हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए आज का डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है जो हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनका नाम था विपिन रावत। कल उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दी गई और उनकी अंतिम यात्रा जो है वहाँ पे सारे जितने भी लोग थे एकजुट हो गए। ठीक है, पूरा देश रोया। तो सल्यूट है इन जवानों को जो इनके साथ साथ जो हैं और भी शहीद हुए। क्लियर। तो आइए डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पर्टिकुलरली एक डे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसको हर साल 11 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम में माउंटेन्स की। ठीक है, तो माउंटेन्स से जो जैसे लाइफ है वहाँ से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है माउंटेन से। ठीक है, तो हम माउंटेन को कैसे डेवलप करने में सहायता कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो इसकी थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने माउंटेन्स को क्या करके रखना है, सस्टेन करके रखना है ताकि फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि आने वाली जनरेशन भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर सके। स्पेशली टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा माउंटेन में देखने को मिलता है, तो उसको हमने सस्टेन करके रखना है। बेसिकली थीम यही है इसकी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग जो रिवर प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ही यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई जो फंडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट जो है ये ट्रांसफ़र किया जाता है, स्पेशली ट्रांसफ़र किया जाएगा जो पानी है केन रिवर का टू बेतवा रिवर। ठीक है, बोथ ट्रिब्यूटरीज़ ये किसकी हैं? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये भी याद रखना है। केन रिवर और बेतवा रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट किया जाएगा आने वाले 8 सालों में। तो पहला जो प्रोजेक्ट था, ये पहला प्रोजेक्ट है किसके अंडर है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर है, जो इंटरलिंक करेगा रिवर्स को। क्लियर। तो केन बेतवा जो लिंक कैनाल है अराउंड 221 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये आने वाले टाइम में ये जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन सब चीज़ों को, उसमें इंक्लूड रहेगा 2 किलोमीटर की एक लॉन्ग टनल भी बनाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से चीज़ें निकल के आई। अगस्त 2005 में आइडिया दिया गया कि केन विद बेतवा जो है ये मेजर पुश बन सकता है आने वाले टाइम में, कि वाटर जो है जहाँ पे सूखे की कंडीशन है जिन जिन रीजन में, तो वहाँ पे पानी हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये ट्राई पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, यानी कि एक MOU था, 3 पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व थी। तो कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो साइन किया गया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो यहाँ पे प्रिपेयर की गई, और MOU साइन किया गया सेंटर के बिटवीन, गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बिटवीन। ठीक है, तो ट्राई पार्टी ये एक MOU है। 2008 में सेंटर के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, तो ये नेशनल प्रोजेक्ट का इसको दर्जा दिया गया कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया जो पार्ट है प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन जो बुंदेलखंड रीजन है, उसी का इसको पार्ट बना दिया गया। ठीक है, 2021 में मोमेंडम ऑफ जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ। स्पेशल जो पर्पस व्हीकल है स्पेशली केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, तो सेटअप किया गया कि इंप्लीमेंट कैसे करना है इस प्रोजेक्ट को। नेशनल इंटरलिंकिंग जो रिवर अथॉरिटी है, ठीक है, तो साथ में मिलकर यहाँ पे काम करेगी इस प्रोजेक्ट के साथ। प्रोजेक्ट जो है ये 2 फेसेस में और 4 मेन कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज में इन्वॉल्व रखा गया कि वन ऑफ दी जो अदर कंपोनेंट है, तो दोधन डैम कॉम्प्लेक्स एंड सब्सिडरी जो यूनिट है सच एज जैसे लो लेवल टनल हो गया, हाई लेवल टनल हो गया, केन बेतवा लिंक कैनाल एंड अदर पावर हाउसेस यहाँ पे रेडी किए जाएंगे। फेज़ 2 में जो है 3 कंपोनेंट्स रखे गए हैं, लोअर और डैम बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोथा बैराज। ठीक है, तो ये फेज़ 2 में कंप्लीट किए जाएंगे। बेनिफिट क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का? ठीक है, कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, ये सारे हम चीज़ें देखेंगे। प्रोजेक्ट जो है इसमें लाई करेगा इस प्रोजेक्ट में बुंदेलखंड वाला जो ड्रॉट एरिया जहाँ पे सूखे की कंडीशन है आज के टाइम में भी, तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की कवर की जाएंगी जहाँ पे पानी को पहुँचाया जाएगा। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो प्रोजेक्ट जो है उसको, इस प्रोजेक्ट के तहत जो बेनिफिट होगा स्पेशली वहाँ पे उस रीजन में, ड्रॉट वाले रीजन में पानी पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है। और साथ ही साथ इंटरलिंक किया जाएगा रिवर प्रोजेक्ट्स को, इसके साथ इंश्योर किया जाएगा जो कमी देखने को मिलती है पानी की। क्लियर।
तो कैसे हमने डेवलपमेंट करना है इसके तहत अपनी कंट्री का। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री देखें तो प्रोजेक्ट जो है ये प्रोवाइड करवाएगा एनुअल इरिगेशन जो फैसिलिटी है 10.62 लाख हेक्टर्स की। क्लियर। तो 62 लाख पीपल जो है वहाँ उनको पहुँचाया जाएगा पीने लायक जो पानी होगा। और 103 मेगावाट जो है हाइड्रो पावर जो है कैपेसिटी जनरेट की जाएगी और सोलर पावर की 27 मेगावाट। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर चैलेंजेस देखें, बेनिफिट तो हमने देख लिए। चैलेंजेस क्या है कि सबमर्ज हो जाएगा, स्पेशली जो पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाउंड्री के बिटवीन आता है, तो ये सबमर्ज होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में और भी बहुत सारी छोटी छोटी टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है। तो वो भी सबमर्ज होने के चांसेस हैं। सेवरल क्लियरनेस लेना पड़ेगा इसके लिए कि इन्वायरमेंट के ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए भी क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। स्पेशली टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस की ज़रूरत है। किससे लिया जाएगा ये क्लियरेंस? सेंट्रल वाटर कमीशन। फॉरेस्ट क्लियरनेस के लिए, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो वहाँ पे पेड़ भी काटे जाएंगे, तो उसका क्लियरेंस लेना भी ज़रूरी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है अप्रूवल दिया जाएगा। रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन, अगर ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है वहाँ पे, तो उनको भी उस जगह से हटाया जाएगा। तो ये चैलेंजेस है। तो इन सब चीज़ों को कैसे साथ लेके चलना है, ये चैलेंजेस जो हैं, इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करके चलना है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएंगी। तो केन बेतवा जो रिवर है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है कि जो केन और बेतवा रिवर है, किसकी, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। तो केन जो है ये मीट करती है यमुना को बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और बेतवा मीट करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राजघाट, परिचा और मातालिता डैम जो है ये बेतवा रिवर के ऊपर है। केन रिवर जो पास करती है थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू ये पास करती है। ठीक है। तो वहाँ से पास होके जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी कि हिस्ट्री अगर देख लें इंटरलिंकिंग रिवर्स की हमारे इंडिया में, कि चीज़ें निकल के कहाँ से आई थी, ये किसके द्वारा आइडिया दिया गया था। तो ये आइडिया जो था ब्रिटिश राज या ब्रिटिशर्स का जो हम लोगों पे रूल रहा, तो उसी दौरान ये आइडिया जो है ये निकल के आया जब सर ऑर्थर कॉटन थे। ठीक है। तो ये ब्रिटिश जर्नल थे और इरिगेशन इंजीनियर थे। तो इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि जो इंटरलिंकिंग किया जाए गंगा को कावेरी रिवर के साथ, स्पेशली किसके लिए? नेविगेशन पर्पस के लिए। फिर उसके अलावा सेवरल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आए इसके बाद भी। तो इसके साथ ही साथ पेरियार जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पेरियार जो प्रोजेक्ट है, तो इसके साथ ट्रांसफ़र किया गया जो वाटर है फ्रॉम पेरियार बेसिन से टू वैगई बेसिन तक। क्लियर। तो ये कमीशन कब किया गया? 1895 में। ठीक है। तो अदर प्रोजेक्ट देखें जैसे सच एज परम्बिकुलम, अलियार, कुरनूल, चदप्पा कैनाल, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, रावी ब्यास सतलुज। तो ये अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। 1970s में आइडिया दिया गया कि कैसे हमने ट्रांसफ़र करना है रिवर टू वाटर डेफिशिएंट एरिया जो है, डेफिशिएंट यानी कि पानी की जहाँ पे कमी है वहाँ पे पानी कैसे पहुँचाना है। तो यूनियन इरिगेशन जो मिनिस्टर थे डॉक्टर KL राव, इनके द्वारा ये आइडिया दिया गया 1970s में। तो इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है स्पेशली जो नेशनल वाटर ग्रिड है, ताकि हम ट्रांसफ़र कर सकें वाटर को, ठीक है, रिच एरिया से जो डेफिशिएंट एरिया है, वाटर डेफिशिएंट एरिया वहाँ पे। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो बाद में कैप्टन दिन शाह जे दस्तूर, इनके द्वारा प्रपोज किया गया गार्लैंड कैनाल। ठीक है। कि कैसे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है पानी को एक एरिया से दूसरे एरिया तक। गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही अगर बात करें, यानी कि इनके द्वारा जो सजेशंस दिए गए थे, तो ये आइडियाज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो अगस्त 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान जो है वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट को लेके, तो कैसे हमने इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पिक्चर में आई। ठीक है। नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान जो है ये 2 कंपोनेंट्स में इसको कंप्राइज किया गया, हिमालयन रिवर डेवलपमेंट और पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को मिले इसके अंडर। तो बेस्ड किस पे है? NPP यानी कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान जो है ये बेस्ड किस पे है? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो आइडेंटिफाई किया गया है, इसमें 30 रिवर लिंक्स और 16 जो लिंक कर रखे हैं पेनिनसुलर कंपोनेंट में, और 14 अंडर हिमालयन। और ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है
तो ये 16 अंडर पेनिसुला कंपोनेंट में है। क्लियर। तो ये 16 प्रोजेक्ट का पार्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है केन रिवर, तो यहाँ पे मीट करती है बांदा जो रीजन है। ठीक है, तो ये है बेतवा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर। इस मैप में भी आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश रहा और ये उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ओके, नेक्स्ट है मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन। मैं भी डिजिटल यानी कि डिजिटलाइज करना चीज़ों को, स्पेशली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आज के टाइम में। कई स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमने ऑनलाइन जो पेमेंट है वो कैसे करनी है। उसी से रिलेटेड स्ट्रीट वेंडर्स को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकें। क्लियर। तो इसीलिए ही मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा और साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है मैं भी डिजिटल जो कैंपेन है 3.0। ठीक है, तो ये किसके अंडर रखा गया है, इसको पीएम स्वनिधि स्कीम है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया, तो इसकी आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि स्कीम की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। क्लियर। तो ये स्पेशल कैंपेन है उनको ट्रेन करने के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स होते क्या हैं, जो रेडी ठेले लगाते हैं, ठीक है, गलियों में, तो उनके लिए स्पेशली। क्लियर। तो डिजिटल ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स को। एम क्या है, डिजिटल ऑन बोर्डिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर जो ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनके लिए लोन्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। किस स्कीम के तहत, स्वनिधि स्कीम के तहत। ठीक है, तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे इस इशू को टैकल करना है, और स्पेशली QR कोड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो मिलके काम किया जाएगा। ठीक है, ट्रेन किया जाएगा बेनिफिशियरी को कि कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी है। क्लियर। तो पीएम स्कीम जो है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ये पार्ट है इकोनॉमिक स्टेमुलस सेकंड का। इकोनॉमिक स्टेमुलस क्या है, जो अभी बजट निकल के आया था 2021 का, उसमें भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि कैसे हम जो पुअर वर्ग है यानी कि गरीब सेक्शन है हम लोगों की सोसाइटी का, तो उसमें कैसे चेंजेस लेके आने हैं, उनकी कैसे हेल्प करनी है। तो इकोनॉमिक स्टेमुलस जो सेकंड है उसमें ये सारी चीज़ें रखी गई। तो ये किसके अंडर है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर है। इम्प्लीमेंट किया गया इसको 1 जून 2020 में। ठीक है, 2020 में, तो ताकि हम प्रोवाइड करवा सके अफोर्डेबल जो वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करवा सके स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, अफोर्डेबल लोन जो रहेगा। क्लियर। तो इसमें कैसे रोजी रोटी जो है स्ट्रीट वेंडर्स अपनी सही तरीके से चला सकें, तो इसलिए ये जो है लोन जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्पेशली जो इफेक्ट पड़ा कोविड-19 लॉकडाउन में। क्लियर। तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर, जो रेडी ठेले वाले थे जो लगाते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई, घर पे खाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। क्लियर। तो सैंक्शंस जो हैं ये बजट में अनाउंस किए गए 700 जो करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे अनाउंस किया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर। बेनिफिट जो रहेगा 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को रहेगा इसके तहत, इस स्कीम के तहत। ठीक है, जो बिफोर यानी कि 24 मार्च 2020 से पहले की चीज़ें हैं। क्लियर। तो अर्बन एरियाज़ जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे प्री अर्बन और रूरल एरियाज़ जो हैं, ताकि प्रमोट कर सके डिजिटल ट्रांजैक्शन, स्पेशली जो कैश बैक इंसेंटिव्स हैं अप टू अमाउंट 1200 पर एनम। क्लियर। वेंडर्स जो हैं स्पेशली वर्किंग कैपिटल लोन उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा 10,000 तक का, और रीपेएबल रहेगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो 1 ईयर में उनको कंप्लीट जो है वो वापस करना है, रीपे करना है। ठीक है, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर रीपेमेंट में कोई दिक्कत आ जाए तो। ठीक है, तो अदर इनिशिएटिव्स जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स एक्ट है 1996 का, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें, ये जो स्कीम है ये परमानेंट बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारी कंट्री के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहेंगे, इंडिया वेंडर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको मोनिटर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो उनको स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत जो है 2014 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों
चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो हरास होते हैं वेंडर्स जो रहते हैं, स्पेशली जैसे गुंडागर्दी वाले जो लोग रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वालों को तंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, चीज़ों को, ठीक है। इसमें रिफॉर्म्स लेके आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और डिक्लेयर करने चाहिए वेंडिंग जोन्स, ठीक है। अलग अलग वेंडिंग जोन्स जो हैं वो डिक्लेयर करने चाहिए। स्टेट रूल्स ड्राफ्टिंग लाने की ज़रूरत है। स्कीम्स जो है उनको प्रॉपर वे से वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, ये एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट जो है इस एक्ट के तहत, यानी कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है 2014 को, उसके तहत सारी चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए। ओके, ये जो स्लाइड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा गोपालाचारी के बारे में बात की जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो रिसेंटली ही सी राजा गोपालाचारी की जो बर्थ एनिवर्सरी गई कल के दिन, 143rd बर्थ एनिवर्सरी जो है, तो उसी के उपलक्ष्य में इनको याद किया गया। क्लियर, यानी कि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया। एज अ फ्रीडम स्ट्रगलर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंटेलेक्चुअल जो इनकी सारी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट की गई, आज के टाइम में भी की जा रही है। इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजा गोपाल आचारी, पॉपुलरली इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जाना जाता है आज के टाइम में भी। उत्तराखंड में एक पार्क है, नेशनल पार्क, जिनका नाम है राजा जी नेशनल पार्क, तो इन्हीं के नाम से वो रखा गया है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर यानी कल के दिन 1878 में। स्टडी इनके द्वारा की गई, लॉ की स्टडी की गई। प्रेसिडेंसी जो कॉलेज है मद्रास, जो आज के टाइम में चेन्नई है, वहाँ पे 1960 में इनके द्वारा फाउंड किया गया तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी। इनके द्वारा कोशिश की गई कि सदर्न जो एरिया है हमारी कंट्री का, जैसे तमिल, केरला, ठीक है, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की गई। बट वहाँ के जो लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट थे, इसके चलते। क्लियर, इनके द्वारा यानी कि ये चेयरपर्सन भी रहे म्यूनसिपैलिटी जो है सलीम 1917 में। क्लियर, इनके द्वारा लिखा भी गया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी भी गई, तमिल ट्रांसलेशन किया गया रामायण का, ठीक है, हिंदी टू तमिल। क्लियर, तो बाद में ये पब्लिश हुई एज अ चक्रवर्ती थिरुमंगन। क्लियर, तो इसी के चलते इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया तमिल लैंग्वेज में 1958 में। तो 1955 में इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, इनको भारत रत्न से 1955 में। ओके, तो इनकी जो डेथ हुई 25 दिसंबर 1972 में हुई। अब इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हम जान लेते हैं। पॉलिटिकल करियर में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और इन्होंने एक्ट किया एज अ लीगल एडवाइज़र। इनके द्वारा डिफेंड किया गया स्पेशली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जो थे पी वर्धरजुलू नायडू अगेंस्ट जो चार्जेस इनके ऊपर लगे थे सेडिएशन के 1917 में। क्लियर, तो सेडिएशन के चार्जेस जो हैं आज के टाइम पे जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये ब्रिटिश जो राज था हमारी कंट्री में तब का है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये इलेक्ट भी हुए फर्स्ट प्रीमियर मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो 1937 में, 1939 में राजगोपालाचारी के द्वारा वहाँ पे कोशिश की गई कि कैसे हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है अपनी कंट्री से, और कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसको भी इशू किया गया इनके द्वारा मद्रास एंट्री अथोराइजेशन एंड इंडेमनिटी एक्ट, ठीक है। क्योंकि पहले टाइम में जो दलित वगैरह थे उनको मंदिर में भी एंट्री करने की मनाही थी, तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा जो है स्टेप उठाए गए। तो पार्टीशन के टाइम जो है इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन की एब्सेंट में ये लास्ट ब्रिटिश वॉइसराय जो थे एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, जिनका नाम था राजा गोपालाचारी, ठीक है। टेम्परेरी इनको चूज़ किया गया था, उसके बाद इनको लास्ट गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिया का, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। राजगोपालाचारी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया मद्रास का कब, 1952 में। फिर ये होम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के, किनकी डेथ के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद 1950 में। 1959 में इनके द्वारा रिज़ाइन दे दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इनके द्वारा एक पार्टी फाउंड की गई जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी किसके द्वारा फाउंड की गई, श्री राजगोपाल आचार्य के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अभी हाल ही में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है। तो इनमें अनचेंज पॉलिसी रेट्स देखने को मिले, जैसे रेपो रेट हो गया 4% रहा, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, बैंक रेट 4.25%, ठीक है। रेपो रेट होता क्या है, जो
हमारे जो बैंक्स हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करवाना आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जो पैसा प्रोवाइड करवाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंक्स को, तो वो वापस लेना, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या रहता है, कई बार किसी बैंक की हालत खस्ता हो जाती है तो उस बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एमरजेंसी की ड्यूरेशन में आरबीआई जो है वो पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो बैंक रेट क्या रहता है, जब पैसे वापस लेती है आरबीआई बैंक से तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है डेट इज़ बैंक रेट, ठीक है। तो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसकी ग्रोथ रही 2021-22 की देखें तो 9.5% है। आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, जो इन्फ्लेशन मापा जाता है 5.3% है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये पब्लिश की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई के द्वारा। तो स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर इसको रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या रहता है कि प्राइस को कैसे स्टेबल करके रखना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है उसको कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है। और इसकी मेन पर्पस क्या रहता है कि इन्फ्लेशन जो टारगेट है स्पेशली 4+-2 का है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो महंगाई को कैसे स्टेबल करके रखना है, मेन टारगेट यही रहता है, क्लियर। तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात की गई है कि इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई का ये फिक्स रखा जाता है, सेट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है जो इन्फ्लेशन टारगेट है। टोटल इसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, 3 गवर्नमेंट के रहते हैं और 3 जो है वो आरबीआई के होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 मेंबर्स का कंपोजिशन जो है वो देखने को मिलता है। चेयरमैन इसके आरबीआई के जो गवर्नर है वो इसके चेयरमैन रहते हैं इस कमेटी के, क्लियर। उसके अलावा अगर बात करें तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यहाँ पे वर्क करती हैं। अगर मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो इसका प्राइमरी एम क्या रहता है, कैसे हमने मैनेज करके चलना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और जो डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की तो उसको कैसे जो चीज़ें हैं उसको लेके चलना है आगे, क्लियर। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि मैनेज करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, और जो इन्फ्लेशन जो टारगेट है उसको स्टेबल करके रखना उसके प्राइस को, और सस्टेनेबल करके रखना हाई एम्प्लॉयमेंट को, क्लियर। तो अथॉरिटी जो है फिस्कल पॉलिसी की वो गवर्नमेंट जो है सारी चीज़ें देखनी है। मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक जो है ये प्राइमरी इसका जो रहता है प्राइमरी अथॉरिटी रहती है मॉनेटरी पॉलिसी की, सेंट्रल बैंक। टूल क्या है इसका, स्पेंडिंग ऑन टैक्सेशन। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें तो मनी कैसे सप्लाई करनी है, स्पेशली इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटेटिव जो ईजिंग रहती है। टारगेट क्या है फिस्कल पॉलिसी का, जीडीपी 2% to 3% तक और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट, क्लियर। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इन्फ्लेशन टारगेट रेट और फुल एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। कंज्यूमर जो इम्पैक्ट है स्पेशली कैसे जॉब क्रिएट करनी है, इंक्रीज़ कैसे करने हैं हमने वेजेस और इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको जो लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसके तहत हाउसेस के लिए, कार्स के लिए और एजुकेशन के लिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहता है फिस्कल पॉलिसी में, और मॉनेटरी पॉलिसीज़ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के तहत जो कंडक्ट करवाई जाती है तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे वर्क किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आई होप आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि रेट सेटिंग पैनल की, तो 6 मेंबर कमेटी रहती है इस टास्क में, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो रहता है। 3 मेंबर्स आरबीआई के रहते हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के रहते हैं, और गवर्नर जो रहते हैं आरबीआई के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, क्लियर। अगर बात करें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है ये हेड की जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और ये कमेटी जो है 1 साल में 4 बार इसकी मीटिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आरबीआई जो है उसका रेपो रेट जो है अनचेंज रहा 9th स्ट्रेट टाइम में, ठीक है। 2022-21 में 4.0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आगे यहाँ पे जो बात की जा रही है, अभी जो समिट एड्रेस की गई डेमोक्रेसी पे, समिट फॉर डेमोक्रेसी, तो जो बाइडन को पीएम मोदी जी के द्वारा बोला गया सोशल मीडिया पे जो रिफॉर्म्स लाए जाएं और क्रिप्टो करेंसी नॉर्म्स जो हैं उसको आगे लेके चला जाए, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट में जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कंट्रीज़ हैं, अलग अलग डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट लाने की वहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। कैसे हमने इम्प्रूव करना है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, तो ऐसे पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे मुल्ला पेरियार केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हल किया जाएगा 15 दिसंबर में, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार जो डैम है वो केरला में जो रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है, पेरियार रिवर वहाँ पे है,
डैम जो है वो केरला में है, बट क्लेम किसके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड। तो हैदरपुर वेटलैंड जो उत्तर प्रदेश में है, इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में टोटल 9 रामसर साइट्स हैं। अब इंडिया में 47 रामसर साइट्स यहाँ पे देखने को मिली। और वेटलैंड जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर नमामि गंगे के अंडर, और ये सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है, इसके तहत है। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब जो है 47 टोटल वेटलैंड्स जो है रामसर साइट्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021। तो इसमें हमारी कंट्री के द्वारा टोटल 41 मेडल्स जीते गए हैं। एशियन यूथ पैरा गेम्स में 41 मेडल्स हमारी कंट्री के द्वारा जीते गए हैं। 12 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं, 14 ब्रोंज है, ठीक है। तो हमको इनकी जो प्रोत्साहन जो इनके द्वारा दिया गया है उसको आगे इनकरेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड जो है यहाँ पे ऐड ऑन की है। क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनाइज ये किसके द्वारा किया गया, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बहरीन में, ठीक है। जो बहरीन की कमेटी है पैरा ओलंपिक कमेटी, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो ये जो एशियन यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स थी तो ये बहरीन में देखने को मिली। यहाँ पे टोटल 700 एथलीट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अराउंड 30 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट की, ठीक है। तो इस 2 to 6 दिसंबर तक ये गेम्स चली। अब जो 5th एडिशन इसका देखने को मिलेगा वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा 2025 में। क्लियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एथलीट्स जो हैं उनके द्वारा 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और ब्रोंज 8 जीते गए। तो ये टोटल चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। टोटल 41 हमारी कंट्री को मेडल्स यहाँ पे मिले। क्लियर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जितनी भी पीडीएफ्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।